गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इनकम टैक्स सीरीज में हमें 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़ने हैं और आज के सेशन में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकल वे में काफ़ी बड़ा सेक्शन है, काफ़ी बड़ा हेड है, इसमें कई सारे हमारे पास प्रोविजंस हैं। तो इस छोटी सी क्लिप में मैंने पूरे प्रोविजन को रिवाइज करा दिया है, जिसके बाद आप क्वेश्चन को ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी में हमें एक पूरा स्लैब याद रखना होता है, प्रोविजंस याद रखने होते हैं, कौन से अलाउंसेस कितने टैक्सेबल हैं, कौन से अलाउंसेस माफ हैं, किस परक्विजिट्स का क्या ट्रीटमेंट है, कौन सा बेनिफिट एम्प्लॉयर में टैक्सेबल है, कौन सा एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल है और कितना। पेंशन, रिटायरमेंट स्कीम सारी कवर करी है मैंने। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप सैलरी का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। तो आइए शुरू करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउ टू कैलकुलेट इनकम टैक्स अंडर द हेड सैलरी। लेट्स स्टार्ट। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी में बेसिकली हमने क्या देखा, बेसिक सैलरी मतलब जब हम ज्वाइन करते हैं तो कितना मिलेगा, बेसिक सैलरी कहलाती है। बोनस, पर्टिकुलर ओकेजन में बोनस मिलता है, या अगर आप मैनेजर हैं तो बोनस मिलता है अगर आपने अचीव कर लिया सेल्स या कोई चीज़ अचीव कर लिया। इंसेंटिव, मार्केटिंग जॉब में बहुत इंसेंटिव मिलते हैं, ठीक है ना। कमीशन और अलाउंसेस, फैसिलिटी अलाउंसेस अभी हम पढ़ने वाले हैं। अलाउंसेस कई प्रकार का भत्ता होता है। भत्ता मतलब जैसे किराए का भत्ता है ना, या ट्रैवलिंग का खर्चा, या रेंट का खर्चा, या बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, इसे अलाउंसेस बोलते हैं। यानी अलाउंसेस में क्या होता है, आप खर्च कर रहे हो लेकिन आपको कंपनी उसका पैसा दे रही है। और एक होता है फैसिलिटी, इसे हम क्या बोलते हैं, परक्विजिट्स भी बोला जाता है। फैसिलिटी को हम इनकम टैक्स में परक्विजिट्स बोलते हैं। जैसे घर मिला, नौकर मिला, है ना, या आपको आने जाने की सुविधा मिली। तो कोई भी प्रकार की सुविधा आपको मिल रही है तो उसकी वैल्यू निकाल के हम आपकी सैलरी में जोड़ेंगे, फिर वो ग्रॉस सैलरी आएगी और उसमें से हम क्या देते हैं, 50,000 रिलैक्सेशन, ठीक है। अब आइए, अलाउंसेस की ना 3 कैटेगरी है हमारे पास। अलाउंसेस की 3 कैटेगरी है। पहले अलाउंसेस वो हैं जिसकी हेडिंग ये लिखी हुई है कि जितना मिलेंगे और माइनस जितना आप खर्च कर दोगे, जो पैसा बचेगा वो सैलरी में जुड़ेगा। अगर पैसा नहीं बचा तो सैलरी में कुछ भी नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अलाउंसेस विच आर एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल अमाउंट रिसीव और अमाउंट स्पेंड, ठीक है ना। देखो, तो ऐसे कौन से अलाउंसेस हैं, ट्रैवलिंग, डेली, कन्वेंस, हेल्पर, एकेडमिक, यूनिफॉर्म। जितना आपको मिलेगा और जितना आप खर्च कर दोगे वो आपकी सैलरी में जुड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे अलाउंसेस होते हैं, एक बार आप फटाफट देख लेना, कि जितनी लिमिट फिक्स हो रखी है, मतलब जितनी लिमिट फिक्स है इनकम टैक्स में वो माफ़ हो जाएगा, बाकी जो बच गया टैक्सफुल हो जाएगा। यहाँ खर्चे से कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको कंपनी बच्चों की पढ़ाई का पैसा दे रही है, 10,000 दिया कंपनी ने पर मंथ, और बोला आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो गवर्नमेंट कहती है 100 पर मंथ पर 2 चाइल्ड आप माफ़ कर सकते हो, यानी 2400 रुपये आपके माफ़ हो जाएंगे। अगर आपके 3 बच्चे हैं तो मैक्सिमम 2 ही बच्चों का माफ़ है। अगर आपका एक ही बच्चा है तो एक ही बच्चे का लेंगे, फिर 2 का नहीं। यानी 100 इंटू 12 इंटू 2 मैक्सिमम लिमिट है। ऐसे एक बार सारे अलाउंसेस देख लो, सारे बस एक बार गो थ्रू कर लो कि किस अलाउंसेस में क्या क्या लिमिट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हेडिंग लिखी हुई है अलाउंसेस विच आर फुल्ली टैक्सेबल। मतलब ये अलाउंसेस जितना भी मिलेगा इसमें कोई माफ़ी नहीं है, सारा आपकी सैलरी में जुड़ जाएगा, यानी ये आपका टैक्सेबल बनेगा। जैसे डीएनएस अलाउंसेस, महंगाई भत्ता, ये सबसे ज़्यादा मिलता है गवर्नमेंट सर्विस में, बहुत ज़्यादा मिलता है। सिटी कंपनसेटी अलाउंसेस, ये होता है कुछ स्पेशल राज्यों में, है ना। मेडिकल अलाउंसेस, लंच अलाउंसेस, ओवर टाइम, सर्वेंट, वार्डन, नॉन प्रैक्टिसिंग फैमिली अलाउंसेस। एक ना ये अलाउंसेस है, इसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस, ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर हैं और आप किसी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, तो वो हॉस्पिटल जो है ना आपको नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस देता है कि आप ये वाली जो सेवाएं हमारे हॉस्पिटल में ही दें, प्राइवेटली किसी को ना दें, अपने क्लिनिक में ना दें, किसी और हॉस्पिटल में ना दें, तो नॉन प्रैक्टिसिंग का अलाउंसेस देता है, ठीक है ना। तो ये आपका फुल्ली टैक्सेबल है, ठीक है। ये 3 कैटेगरी के हमारे पास अलाउंसेस हो गए। अब एक जो सबसे ज़्यादा अलाउंसेस मिलता है, मोस्टली कंपनी में मिलता है, उसे बोलते हैं एचआरए। नीचे आओ, हाउस रेंट अलाउंसेस, एचआरए। अब ये क्या होता है, अगर आप किराए पे रहते हो तो कंपनी आपको किराए का पैसा देती है, हाउस रेंट अलाउंसेस,
है ना। तो ये कितना टैक्स लगता है वो हम पढ़ रहे हैं। देखो जितना मिलेगा उसमें से माइनस होगा, 3 चीज़ें हम निकालेंगे और तीनों जो निकालेंगे जो सबसे कम आएगा वो हमारा माइनस हो जाएगा जिसमें जितना हमें मिला है। जैसे मान के चलो हमें HRA मिला 1 लाख साल भर का, तो हम 3 चीज़ें निकालेंगे और 3 चीज़ों में सबसे कम आएगा वो 1 लाख से माइनस हो जाएगा और जो बचेगा वो हमारी टैक्स सैलरी में जुड़ जाएगा। तो तीनों क्या लेना है, देखो पहला तो अमाउंट रिसीव ही लेना है 1 लाख पूरा, या दूसरा है रेंट पेज माइनस 10% सैलरी, यानी रेंट माइनस 10% सैलरी का, और तीसरा केस है 40% सैलरी का। 40% का मतलब है अगर आप मेट्रो सिटी में है, दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई, तो 50%, और इनके अलावा किसी राज्य में तो 40% सैलरी का ले लेना है। और जब सैलरी का परसेंटेज निकालना है तो सैलरी में क्या क्या जोड़ना है, बेसिक सैलरी, DNS अलाउंसेस महंगाई वाला, प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर, यानी इन 3 चीज़ों का हमें 40% लेना है और फिर जो आएगा उसको हमें क्या कर देना है, सैलरी में जोड़ देना। ठीक है, ये हमारा हो गया हाउस रेंट अलाउंस से। अब आ जाओ, एक है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस मिलता है कई कंपनियों में, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। तो अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय का है तब तो डिडक्शन मिलेगी, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फुली टैक्सेबल है, पूरा जुड़ जाएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बोला जाता है कि जितना मिलेगा -3 में सबसे कम माइनस होगा, फिर से वही 3 चीज़ें, पहला वही जो मिला, दूसरा 20% सैलरी का, और तीसरा 5,000 रुपये। तीनों में से जो कम आएगा वो आपको जितना मिला उसमें से माइनस होगा, बाकी आपकी सैलरी में जुड़ जाएगा। ठीक है, बोलो। चलिए अब देखिए, एक अलाउंसेस है रेंट फ्री अकोमोडेशन, इसे बोलते हैं परकोजिट। यहाँ से हमारे परकोजिट शुरू हो गए। रेंट फ्री अकोमोडेशन का मतलब होता है कंपनी ने आपको घर ही दे दिया है। जैसे आपने देखा BSNL के लोग घर पे रहते हैं, मेट्रो के एम्प्लॉय मेट्रो घर मिला हुआ है, PSF और ये जो सेना के लोग होते हैं वो घर मिल जाता है ना। तो अगर आपको घर मिला हुआ है तो फिर 2 कैटेगरी होगी आपके पास, या तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या नॉन गवर्नमेंट हो। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई का तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई के रूल होंगे उस तरीके से टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स किसकी बात करता है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई को। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई में दोस्तों 2 प्रकार के केस कवर है। जो कंपनी ने घर दिया है वो कंपनी का खुद का ओन्ड है, मतलब दिल्ली मेट्रो ने खुद घर बना रखे कुछ स्टेशनों में, यानी उनका खुद का घर है, मेट्रो उसका किराया नहीं देती, तो ओन्ड बोलते हैं उसको। और कभी कभी क्या होता है, मकान कंपनी ने किराए पे लेके आपको फ्री में दे दिया, किराया कौन भर रहा है, कंपनी भर रही है। तो 2 केस हैं। तो पहला देखो, अगर ओन्ड है, एम्प्लॉयर का खुद का है, ये एम्प्लॉयर नहीं है, एम्प्लॉई एक्चुअली, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है ये। ठीक है, ओके। तो 3 केस हम देखेंगे। तो हम ये देखते हैं पॉपुलेशन कहाँ है, कितनी ज़्यादा है। जैसे मान लो दिल्ली में घर मिला है, दिल्ली में तो करोड़ों की पॉपुलेशन है, यानी ये मेट्रो सिटी हो गई, तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उतना ज़्यादा सैलरी का जुड़ जाता है। तो अगर आपको घर मिला जिसकी पॉपुलेशन उस एरिया की 25 लाख से ज़्यादा है, तो 15% सैलरी का आपकी सैलरी में जुड़ जाएगा, यानी सीधा टैक्सेबल हो जाएगा। अगर 10 से 25 पॉपुलेशन है, 25 लाख से नीचे, 10 लाख से ऊपर है, तो 10% सैलरी का, और अगर 10 लाख से भी नीचे पॉपुलेशन है तो 7.5% सैलरी का निकालेंगे और वो आपकी सैलरी में जोड़ देंगे। और नीचे मैंने लिखा है लेस रेंट रिकवर्ड, अगर छोटा मोटा रेंट रिकवर करती है कंपनी, आपसे मांग लेती है, तो वो माइनस कर देंगे। ठीक है, अब आ जाओ इस तरफ, नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉई। नॉट ओन्ड मतलब कंपनी किराया भरती है, आप तो फ्री में रहते हो, तो कंपनी जितना किराया भरती है वो एक्चुअल रेंट और 15% सैलरी का, जो दोनों में से कम आएगा वो आपकी सैलरी में जुड़ जाएगा, यानी उस पर हम टैक्स लगाएंगे। और यहाँ पे भी लेस रेंट रिकवर, अगर छोटा मोटा रेंट ले लेती है तो माइनस। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल एक याद है, एक बार मुझे किसी स्कूल से ऑफर आया वहाँ पे अकाउंटेंट के लिए। उन्होंने बोला, लेकिन वो वो MP में था, इनकी ब्रांच, नई ब्रांच खोल रहे थे, भारती पब्लिक स्कूल, भारती पब्लिक स्कूल है ना। तो भारती पब्लिक स्कूल में बहुत सारी ब्रांचेज हैं, तो वो एक नई ब्रांच खोल रहे थे, कहाँ पे, खंडवा MP में। तो उन्होंने बोला आपको रहना खाना सब कुछ वहाँ हम फ्री देंगे। तो ये वही वाली बात होती, यानी उन्होंने एक कैंपस खरीदा, वहाँ घर बना दिए, स्कूल बना दिए, टीचर वहीं रहेंगे, तो वहाँ मुझे वो RFA दे रहे थे, रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो ये वाला केस होता, एक्चुअल रेंट और 15% सैलरी। नहीं, ये वाला केस नहीं होता ना, एक्चुअल रेंट नहीं होता, क्योंकि वो खुद का कंपनी का था, स्कूल खुद का। तो ये वाला होता पॉपुलेशन। तो MP की पॉपुलेशन उस खंडवा जगह की मान लो 25 लाख से ऊपर है, तो मेरी सैलरी जितनी होती है स्कूल में, 15% सैलरी का मेरी इनकम में जुड़ जाता है। ठीक है, चलो
अब कभी कभी नीचे आओ, RFA की बात करो, रेंट फ्री अकोमोडेशन। अब रेंट फ्री अकोमोडेशन में हो सकता है आपको फर्निश घर मिला, कभी कभी अनफर्निश घर मिला। तो फर्निश घर का मतलब होता है आपको टीवी, फ्रिज, सोफ़ा, है ना, सब दिए गए। तो उसमें क्या होता है, अगर मान लो टीवी, फ्रिज, सोफ़ा कंपनी ने खरीद के दे दिया, कंपनी ने खरीदा और आपको दे दिया, तो उसका जो 10% होता है ना, वो आपकी कॉस्ट में जुड़ जाता है। 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ दी असेट आपकी सैलरी में जुड़ जाएगा। लेकिन कंपनी ने उसको खरीदा नहीं है, किराए पे लेके आपको दे दिया, तो जितना कंपनी किराया भर रही होगी ना, वो आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है, सैलरी वालों के लिए इनकम में कुछ बचता नहीं है, इसलिए सैलरी में इनकम टैक्स छुपाना मुश्किल हो जाता है, मोस्टली चीज़ डिस्क्लोज करने दिक्कत हो जाती है। एवरीथिंग इज फेयर, सब कुछ आपको सैलरी में जुड़ जाता है, तो यू हैव टू पे हायर टैक्सेस एज कम्पेयर टू अदर सोर्सेज। ठीक है, चलो, तभी गवर्नमेंट ना 50,000 रिडक्शन अभी लाई है, फिर स्टैंड रिडक्शन पहले नहीं थी, इसे 50,000। ठीक है, और अगर अनफर्निश है तो कोई बात ही नहीं, फिर तो कुछ जुड़ना ही नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब गिफ्ट की बात करो। अब कभी कभी क्या होता है, हम जहाँ जॉब करते हैं वहाँ हमें गिफ्ट भी मिलता है। तो गिफ्ट दो प्रकार का मिलता है, या तो कैश में देंगे या काइंड में देंगे। जैसे अभी मेरे कुछ रिलेटिव काम कर रहे हैं, उनको किसी को मोबाइल मिल जाता है, किसी को बैग मिल जाता है, किसी को मैंने कारें भी सुनी है गिफ्ट मिल जाती है। तो अगर काइंड में है 50,000 तक है तब तो माफ़ है, 5,000 से ऊपर है तो वो टैक्सेबल हो जाता है, यानी आपकी सैलरी में जुड़ जाएगा। और कैश गिफ्ट तो 1 रुपये मिलेगा तो भी जुड़ जाता है, कैश गिफ्ट फुली टैक्सेबल है। ठीक है, रिटायरमेंट की बात करते हैं। अब जब आप रिटायरमेंट की बात करते हो तो देखो, सैलरी में हर आदमी चाहता है सरकारी नौकरी लगे, सिर्फ इसीलिए रिटायरमेंट आपका सेफ है। और कुछ प्रॉब्लम और कुछ बेनिफिट नहीं है गवर्नमेंट जॉब का, एज पर माई थिंकिंग, लेकिन आपका जो वो है भविष्य है वो सेफ है। रिटायरमेंट में पैसे मिलेंगे और पीएफ वगैरह अच्छा कटेगा, है ना। तो रिटायरमेंट में ना दो चीज़ें मिलती है, ग्रेचुटी और पेंशन। पेंशन बंद हो गई है 2003 के बाद के एम्प्लॉय को, बहुत जगह पेंशन हट गई क्योंकि पेंशन से सरकार को बहुत नुकसान हो रहा था। ठीक है, अब पेंशन जो है दो प्रकार की होती है, कम्यूटेड और अनकम्यूटेड। पेंशन कैसे होती थी, जैसे ही रिटायर हुए आपने मालिक को बोला कि मेरी पेंशन सारी कैलकुलेट कर लो, भविष्य में लेना सारी इकट्ठी दे दो मुझे, या कुछ लोग मंथली मंथली लेते हैं तो उसे बोलते हैं अनकम्यूटेड। ठीक है, अच्छा, तो अब हम टैक्स कैसे निकालेंगे ये देखो। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो भाई टैक्स क्यों लगेगा, यही तो फ़ायदा है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को टैक्स लगता है, कैसे लगता है ये देख लो। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में हम ये देखेंगे क्या उसको ग्रेचुटी भी मिली थी, यानी जिसको पेंशन निकाल रहे हैं हम, तो उससे ये पूछेंगे कि आपको ग्रेचुटी मिली। अगर मिली तो कैसे निकालेंगे, 1/3 टोटल वैल्यू का माफ़ कर देंगे। मतलब हम कौन सी टैक्स कर रहे हैं, ग्रेचुटी, हम निकाल रहे हैं पेंशन। पेंशन में कौन सा निकाल रहे हैं, कम्यूटेड। ऊपर जाओ 1 मिनट, दो प्रकार की पेंशन मैंने आपको बताई, कम्यूटेड और अनकम्यूटेड। कम्यूटेड मतलब जो आपने इकट्ठी निकलवा ली, और अनकम्यूटेड जो मंथली मंथली मिल रही है। तो मंथली मंथली तो फुली टैक्सेबल होती है, ठीक है ना, जो मंथली मंथली मिल रही है वो तो फुली टैक्सेबल है। ठीक है, लेकिन जो आपने इकट्ठी निकलवा ली उसमें फिर हम ये पूछेंगे क्या आपको ग्रेचुटी भी मिली है। तो अगर ग्रेचुटी मिली है तो इसका मतलब आपका 1/3 माफ़ कर देंगे, 2/3 टैक्सेबल हो जाएगा। तो 1/3 किसका निकलना है, टोटल वैल्यू का, है ना। ओके, और अगर ग्रेचुटी नहीं मिली तो आधा माफ़ कर देंगे और आधे पे टैक्स लगाएंगे, यानी यहाँ पे ज़्यादा माफ़ हो गई। अगर ग्रेचुटी मिल रही है तो कम माफ़ है, 1/3 ही माफ़ है, यहाँ आधा माफ़, ऐसा सोचो। ठीक है, समझ में आया। अब ग्रेचुटी की बात करते हैं। मतलब जैसे रिटायरमेंट, अब आ जाइए, ग्रेचुटी क्या कहता है। ग्रेचुटी कहता है कि हम देखेंगे अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो नाचो, फुल्ली माफ़ है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। अगर आप दूसरे प्रकार के एम्प्लॉय देखो, एम्प्लॉय कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट, यानी ग्रेचुटी एक्ट लगता है किसी किसी कंपनियों पे, अगर उसके तहत आपको मिली है तो 3 लिमिट हम चेक करेंगे, तीनों में सबसे कम आएगी वो माफ़ कर देंगे। ग्रेचुटी अच्छी खासी मिलती है, 10 लाख 20 लाख। आपने देखा हो कई लोग रिटायर होते हैं तुरंत उनका घर बनना शुरू हो जाता है, यानी वो लोग सीधा घर में पैसा लगाते हैं, है ना। तो ग्रेचुटी अगर मिली है तो 3 में से सबसे कम क्या कर देंगे, माफ़ कर देंगे। पहला देखिए ग्रेचुटी रिसीव वाली, और 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी, जब रिटायर हुए तब सैलरी क्या थी पर मंथ वाली, और इंटू कितने साल काम किया, नंबर ऑफ ईयर सर्विस, इसका एक मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। और फिर 20 लाख रुपए फिक्स है, जो कम आएगा उसमें से क्या कर देंगे, माफ़ कर देंगे। किस में से, जो आपको मिली है।
अब आ जाओ, अगर आप एनी अदर एम्प्लॉई हो, मतलब इन दोनों को छोड़ के, गवर्नमेंट और ग्रेच्युटी एक्ट के अलावा, तो क्या फ़र्क है? सिर्फ दूसरे पॉइंट में फ़र्क है, एक्चुअल सेम है। दूसरा क्या लिखा हुआ है? एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ निकालेंगे डिवाइड बाय 2 इनटू नंबर ऑफ ईयर कंप्लीट, कितने साल काम किया, और तीसरा वही 20 लाख। ठीक है, बस दूसरे पॉइंट में फ़र्क है। दूसरे पॉइंट में एक चीज़ और देखो, पिछले वाले पॉइंट में लिखा हुआ था नंबर ऑफ ईयर कंप्लीट कितना लेंगे, 6, मान लो आपने काम किया 6 साल 9 महीने, तो 9 महीने में क्या हुआ, 6 महीने ज़्यादा हो गए ना, तो उसको 1 साल मान लेंगे। ये मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ 6 मंथ प्लस 1 ईयर। अगर आपने काम किया 21 साल 3 महीने, तो 21 साल माने जाएंगे क्योंकि 6 महीने से कम है। और नीचे वाले में क्या लिखा है, सिर्फ कंप्लीट ईयर लेंगे, यानी वहाँ महीने को इग्नोर कर देंगे, सिर्फ कंप्लीट ईयर। ये हमारा ग्रेच्युटी हो गया। ठीक है, अब आ जाओ मेडिकल एक्सपेंस। अब देखो मेडिकल एक्सपेंस की ना बहुत सारी कहानी है। ऊपर मैंने आपको पढ़ाया था मेडिकल अलाउंसेस फुली टैक्सेबल में आता है, यानी अगर आपको कंपनी महीने महीने पैसे दिए जा रही मेडिकल के नाम से, वो फुली टैक्सेबल, वो आपकी सैलरी में जुड़ जाएगा। लेकिन एक होता है मेडिकल एक्सपेंस या फैसिलिटी या रिम्बर्समेंट। ये क्या होता है, कभी आप एडमिट हो गए या आपको इलाज कराना पड़ा, तो कंपनी कहती है सारे बिल ना एक फाइल में लगा लो और फिर हमको दे देना, इंश्योरेंस कंपनी की तरह, वो हम आपको सारा रिम्बर्स कर देंगे। तो इसमें क्या लिखा है, ध्यान से देखो, पहला पॉइंट, अगर ट्रीटमेंट कहाँ हुआ, ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय कहाँ हुआ, हॉस्पिटल किसका है, कंपनी का ही है, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, या कोई भी नोटिफाइड हॉस्पिटल है। पहला पॉइंट ये बताया मैंने, जैसे टाटा कंपनी का खुद का हॉस्पिटल है ना, रिलायंस वाले उनके खुद के हॉस्पिटल है ना, तो उन्होंने अपने हॉस्पिटल किसी नाम से बना रखे हैं। तो अगर वहीं इलाज हुआ या फिर गवर्नमेंट में या नोटिफाइड हॉस्पिटल में, पहला पॉइंट याद रखना। दूसरा, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर टू हेल्थ ऑफ एम्प्लॉय और फैमिली और मेंबर, आपका इंश्योरेंस कौन पे कर रहा है, कंपनी पे कर रही है। और तीसरा, पर्सनल एक्सीडेंट प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, ये तीनों जोड़ के क्या हो जाएंगे, नॉन टैक्सेबल हैं, इन पे टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, इसके अलावा एनी अदर मेडिकल एक्सपेंस आपको रिम्बर्समेंट अगर हुआ इनके अलावा, तो 15,000 तक तो माफ़ है, उसके ऊपर टैक्सेबल है, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट कभी कभी कंपनी पैसा देती है, और वो भी बाहर, कुछ ऐसे एम्प्लॉई होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इलाज इंडिया में नहीं कराते, बाहर जाते हैं अच्छी फैसिलिटी के लिए, तो क्या होगा देखो, मेडिकल एंड स्टे एक्सपेंसेस ऑफ पेशेंट एंड अटेंडेंट इन अब्रॉड आर एग्जेम्प्टेड अप टू अमाउंट परमिटेड बाय आरबीआई। तो ना यहाँ पे फैमा रूल भी लगता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लगता है, कि जब करेंसी की बात आती है तो आपको आरबीआई परमिट करती है कितना आप बाहर ले जा सकते हो, तो आरबीआई की लिमिट के बराबर माफ, उसके ऊपर अगर आप ले गए तो टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, ये हम सैलरी की बात कर रहे हैं, हर आदमी की बात नहीं कर रहे, कोई भी इलाज कराने जाएगा तो नहीं। सैलरी में अगर आपने अपने मालिक से पैसे निकलवा लिए तो आरबीआई की लिमिट तक माफ, बाकी टैक्सेबल। साथ में आप एक पेशेंट को एक अटेंडेंट को ले जा सकते हो, उसका ट्रैवलिंग एक्सपेंस वगैरह सब माफ होता है। ठीक है, चलो देखो अगले में क्या लिखा है, देखो पेज नंबर 36, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड फॉर इनकम टैक्स पर्पस। जब हम कहीं काम करते हैं ना, तो हमारे अलग अलग फंड के अलग अलग तरीके से पैसे कटते हैं, कहीं पे एसपीएफ स्टैचुरी प्रोविडेंट फंड, कहीं पे आरपीएफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, यूआरपीएफ अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, और एक होता है पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो ध्यान ये रखना है कि मैंने आपको पढ़ाया था डिडक्शन वाला चैप्टर, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि 80C में ना माफ़ी भी मिलती है। 80C जो हमारा डिडक्शन का चैप्टर है, उसमें हमें हमारे फंड का पैसा अगर हमें मिला तो माफ़ी होती है, यानी जो हम वहाँ जमा कर रहे हैं वो हमारे लिए डिडक्शन है। तो ये लेकिन ध्यान रखना है कि कौन कौन से फंड की माफ़ी है, सबकी माफ़ी है। देखो पहला पॉइंट है ना, सबकी माफ़ी है, लेकिन 80 यूआरपीएफ अगर पैसा जमा हो रहा है मतलब अनरिकॉग्नाइज फंड में, तो उसकी 80C में माफ़ी नहीं मिलेगी। और जो एम्प्लॉयर जमा करता है तो उसका क्या करते हैं हम, सारे माफ़ हैं, लेकिन यहाँ पे देखो आरपीएफ वाला जो है ना 12% तक माफ़ होता है, उसके ऊपर टैक्सेबल होता है। यानी अगर हमारा मालिक हमारे फंड में जमा कर रहा है, कोई दोनों का पैसा कट के जमा होता है, एम्प्लॉय की सैलरी और एम्प्लॉयर का पैसा, तो उसमें से फिर क्या होता है, वो क्या करता है 12% तक माफ, उसके ऊपर अगर 14% या 15% तो हमारी सैलरी में जुड़ जाता है। ऐसे ही इंटरेस्ट की बात करते हैं तो एसपीएफ का तो माफ़ी होता है, बाकी आरपीएफ का 9.5% तक का ब्याज माफ है, उसके ऊपर टैक्सेबल है। और यूआरपीएफ देखो सबसे बेकार फंड है, उसे पैसा नहीं जमा करना चाहिए क्योंकि ना एग्जेम्प्ट है ना 80C है।
ठीक है ना। अब रिपेमेंट की बात करो, जो इकट्ठा पैसा मिलेगा, तो एसपीएफ वाला तो फुली माफ, आरपीएफ वाला भी माफ, यूआरपीएफ वाला कभी माफ नहीं, टैक्सेबल होता है। ठीक है, तो बस इस चार्ट से ये देखना है कि कौन से फंड में पैसा जमा हो तो बेटर है। तो सारे फंड बेटर हैं एक्सेप्ट यूआरपीएफ। ठीक है, अब आइए पेज नंबर 40 पे, हेडिंग लिखी हुई है लीव इनकैशमेंट। ये क्या होता है? आपने सुना होगा गवर्नमेंट सर्विस में ना छुट्टियों के भी पैसे मिलते हैं, यानी पेड लीव्स होती हैं। तो लीव इनकैशमेंट का मतलब हमने पेड लीव निकलवाई, उसकी हम टैक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, जैसे मई जून की छुट्टियां पड़ती है स्कूलों में, लेकिन उसकी सैलरी टीचरों को आती है। ठीक है ना, पेड लीव्स होती है वो, है ना। तो लीव इनकैशमेंट का क्या प्रोविजन है? देखो, मिनिमम ऑफ फॉलोइंग एग्जेम्प्ट। मिनिमम ऑफ फॉलोइंग, कौन से मिनिमम एग्जेम्प्ट है? जितना पैसा आपको लीव इनकैशमेंट का मिला है उसमें से 4 चीज़ें निकालेंगे। पहला, कैश इक्वलेंट टू अनअवेल्ड लीव, 10 मंथ की एवरेज सैलरी, एक्चुअल अमाउंट जो मिला, और 3 लाख। चारों में जो सबसे कम होगा वो आपका माफ हो जाएगा, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। किस नाम से? लीव इनकैशमेंट। ठीक है, अब नीचे 4 पॉइंट्स हैं, वो आप खुद पढ़ लो, ये वाले 4 पॉइंट। फॉलोइंग परक्विजिट्स आर फुल्ली एग्जेम्प्ट, यानी इनमें कोई प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता, ये आपकी सैलरी में नहीं जुड़ेंगे। तो ये कौन से 4 है ये आप देख लो। नेक्स्ट देखिए, लोन फैसिलिटी। ये क्या होता है? बहुत बड़ी कंपनियों में ना, या नॉर्मली आजकल तो सिनेरियो बन गया है कि हम अपने मालिक से ना लोन ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं, फिर हम बोलते हैं काम तो आपके पास ही करना है, आप मंथली सैलरी से काट लेना, या इतने साल बाद चुका दूंगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं लोन का क्या ट्रीटमेंट है। लिखा हुआ लोन गिवर बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय एट कंसेशनल रेट इनटू और विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर ना के बराबर इंटरेस्ट चार्ज किया या इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं किया, लेकिन हम क्या करेंगे, उसकी सैलरी में हम उतना जोड़ेंगे, कितना? जो लोन का अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंस, एसबीआई का रेट क्या चल रहा है, और माइनस एक्चुअल इंटरेस्ट कितना चार्ज किया है। जैसे मान लो एसबीआई आज की डेट में लोन पे ब्याज चार्ज कर रहा है 12%, और मालिक ने हमें 2% ब्याज दे दिया, तो 10% जो इंटरेस्ट आएगा वो हमारी इनकम मानी जाएगी। ये है लोन का ट्रीटमेंट। लोन अमाउंट से मतलब नहीं है, लोन का जो इंटरेस्ट बचत हो रही है आपकी, वो आपकी सैलरी में से जोड़ा जाएगा। आगे लिखा हुआ है देखो, इफ लोन इज टेकन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज, भाई कोई मेरे को परेशानी हो गई, देन इंटरेस्ट बेनिफिट इज नॉट टैक्सेबल इवन लोन अमाउंट इज मोर देन 20,000। अच्छा, एक चीज ऊपर रह गई हमारे पास, ये तभी टैक्सेबल है दोस्तों जब लोन का अमाउंट 20,000 से ऊपर है। मैंने 20,000 तक लोन लिया, कोई वो लोन नहीं माना जाएगा, आपकी वो हेल्प हो गई। लेकिन 20,000 से ऊपर लोन है तो टैक्सेबल है, इंटरेस्ट का डिफरेंस। लेकिन 20,000 से ऊपर का लोन है और हमने किस लिए लिया? इसी स्पेसिफाइड डिसीज को ठीक करने के लिए, तो वो टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, बस उसके बाद देखो मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, जितना भी हमारा इस चैप्टर में से हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं सिर्फ सैलरी की, है ना। अब ये जो नोट्स है ये बीकॉम वालों के लिए भी है, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर वालों के लिए भी। तो इतने क्वेश्चन कराना तो ठीक नहीं है, लेकिन जितना पॉसिबल हो पाएगा हम 1-2 क्वेश्चन अभी क्लास में कर लेते हैं। ठीक है, बाकी प्रोविज़न मैंने सैलरी का लगभग पूरा आपको बता दिया। एक बार फिर भी मैं देख लेता हूँ, मैंने प्रोविज़न कोई भी नहीं छोड़ा है, जो हमारा मोस्टली यूज़ होता है मैंने सारा बता दिया। जितने टैक्सेबल अलाउंसेस थे, परक्विजिट्स थे, गिफ्ट का ट्रीटमेंट था, है ना, सैलरी का मीनिंग मैंने बताया, क्या क्या चीज़ें पीएफ आरपीएफ में होता है। ठीक है, एंटरटेनमेंट टैक्स के बारे में बता दिया, ग्रेच्युटी पेंशन बता दिया। कुल मिला के हम सैलरी में ये समझ गए कि सैलरी में क्या क्या जुड़ेगा, क्या क्या नहीं जुड़ेगा। ठीक है।